हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1947 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, इस टाइम पर $1 की वैल्यू ₹1 के बराबर थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो $1 की वैल्यू अब 77 रुपीज के बराबर है। यानी कि इंडियन रुपीज की वैल्यू रेगुलर कम होती रही है और उसके साथ साथ डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, फर्स्ट हम ये जानते हैं कि हम जब भी इंडियन रुपीस को कंपेयर करते हैं तो डॉलर के साथ क्यों करते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, कोई कंट्री एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी सामान खरीदती है तो उसका पेमेंट मैक्सिमम केसेस में डॉलर में ही देती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। जैसे कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश बोलने वाले हर एक देश में मिल जाएंगे। इस तरह से डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। जब भी आप कोई भी देश में जाएंगे, वहां पर अगर आपकी कंट्री की करेंसी एक्सचेंज नहीं होती होगी, लेकिन डॉलर आपको हर कंट्री में एक्सचेंज हो जाएगा। दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि आखिर डॉलर की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रही है एंड इंडियन रुपीस को हम डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो हमेशा कम होती रही है। आप देखिए ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर $1 की वैल्यू ₹1 थी। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो $1 = 77 रुपीज़, यानी कि हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी है? दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर एक इंटरनेशनल मनी है। जितने भी ट्रेड होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री सामान खरीदती है तो उसका ट्रांजेक्शन होता है, जो पेमेंट होती है वो 84% डॉलर में किया जाता है। इसके साथ साथ कोई कंट्री दूसरी कंट्री से लोन लेती है, जितने भी इंटरनेशनल लोन्स हैं उसका 40% डॉलर में है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कितनी ज़्यादा है। इसके वजह से डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। और ये सिंपल दोस्तों ये है, डिमांड और सप्लाई का गेम है। ऐसे कि कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। एंड सेकंड केस, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी लेकिन उसकी डिमांड मार्केट में कम होगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो यही गेम है कि डॉलर की जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सेकंड कारण ये है कंट्री की इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा होगी तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती होगी, इंपोर्ट कम कर रही होगी। ये हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कैसे करेंसी किसी कंट्री की करेंसी डिपेंड करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी ओनली $4.96 ट्रिलियन है। एंड अगर हम यूएसए कंट्री की इकोनॉमी की बात करें वो $20 ट्रिलियन है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों कंट्री के बीच की इकोनॉमी में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम दोस्तों यूएसए कंट्री की बात करें तो यूएसए कंट्री में ऐसी कई कंपनीज हैं जिसकी खुद की वैल्यूएशन अराउंड $1 ट्रिलियन है। जैसे कि हम गूगल कंपनी की बात करें, फेसबुक की बात करें, इन माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, ये कंपनी ऐसी जिनकी खुद की वैल्यूएशन अराउंड $1 ट्रिलियन है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यूएसए कंट्री है वो अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में कितना ज़्यादा सेल करती है, यानी कि कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इसकी वजह से कंट्री इसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। इकोनॉमी के साथ साथ कंट्रीज के जो रुपए हैं, करेंसी, वो भी ग्रो करती है। यानी कि किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा एंड इंपोर्ट कम होगा, उस कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। एंड सेकंड, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहले हम सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मीन्स कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को दूसरे कंट्री के लिए कितना ज़्यादा सेल कर पा रही है। जैसे कि इंडिया अपने जो इंडिया की कंट्री में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जो सर्विसेज इंडिया देती है दूसरी कंट्री के लिए, वो कितने ज़्यादा दूसरी कंट्री के लिए दे पा रही है। इंपोर्ट मीन्स इंडिया दूसरी कंट्री से कितना ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदती है। अगर दोस्तों हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 80% है वो इंपोर्ट करती है, यानी कि इंडिया 80% दूसरी कंट्री और दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अपनी कंट्री में लेके आती है। एंड ओनली 20% इंडिया एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री के लिए। तो आप देखिए कि इंडिया में कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट कितना कम है, इंपोर्ट कितना ज़्यादा है। अब जब $1 के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंडिया को 77 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, मान लेते हैं कि $1 की वैल्यू 25 रुपीज होती, तो इंडिया को उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ओनली 25 रुपीज खर्च करने पड़ते। तो आप समझिए कि
सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्गर होती तो ओनली इंडिया को 25 रुपीज खर्च करने पड़ते। इससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट को जब इंटरनेशनल मार्केट में इतने रुपए में खरीदा जाएगा तो इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट आएगा तो वो कितने का सेल होगा, वो अराउंड 120 130 उसमें टैक्स लगेगा, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे डायरेक्ट हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है। अभी दोस्तों इंडियन करेंसी बढ़ जाए डॉलर के मुकाबले, अभी $1 इक्वल टू 77 रुपीज से मान लो कि इंडियन करेंसी 50 हो जाती है। अभी इंडियन की जो करेंसी है वो नीचे गिर रही है डॉलर के मुकाबले, लेकिन अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, बढ़ने से हमारे देश में जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि आखिर हमारी कंट्री की जो करेंसी वो कैसे ग्रो करेगी, कैसे हम हमारे जो 77 का गैप है वो कैसे कम होगा। ये हम इंडिया में इंपोर्ट 80% एंड एक्सपोर्ट 20% है। इंपोर्ट मींस इंडिया 80% दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदती है, एंड एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया ओनली 20% ही है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरी कंट्री के लिए बेच पाती है। अब क्या होगा कि अगर किसी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होता है यानी 50-50% होता है तो वो कंट्री के लिए बहुत सही रहता है। अगर किसी कंट्री में जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए एंड एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए तो वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस केस में कंट्री अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ज़्यादा बेच रही है दूसरी कंट्री के लिए, एंड ओनली बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आके उसका यूज कर रही है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कैसे डॉलर की और रुपीस की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। अब कोई भी कंट्री है जो एक्सपोर्ट तो ज्यादा कर रही है एंड इंपोर्ट कम कर रही है, इससे क्या होगा, अब कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी यानी कि उसके पास डॉलर्स में ज्यादा पेमेंट आएगा, एंड इंपोर्ट यानी कि दूसरी कंट्री से सामान को कम खरीद रही है तो उस कंट्री के पास ऑलरेडी डॉलर हैं, तो इसी रुपए का यूज करके वो दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को और सर्विस को खरीद लेगी। उसे अपनी कंट्री की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डॉलर्स हैं, और डॉलर्स का पेमेंट उसके पास ज्यादा आ रहा है तो उसके पास सरप्लस अमाउंट में डॉलर हैं। जब कभी भी कंट्री के लिए इमरजेंसी पड़ेगी तो वो उसके पास जो डॉलर है उसमें ही पेमेंट करके वो किसी कंट्री से अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया केस की बात करें, इंडिया में क्या है कि एक्सपोर्ट तो बहुत कम है, ओनली 20% है, एंड इंपोर्ट 80% है। अब इसमें इंडिया के पास डॉलर में पेमेंट तो कम आ रहा है, लेकिन इंडिया को दूसरी कंट्रीज के लिए डॉलर्स में पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है इंडिया को इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसका पेमेंट करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि $1 की वैल्यू 77 रुपीज है। अब $1 की वैल्यू 77 रुपीज है, यानी कि $1 के प्रोडक्ट को इंडिया को खरीदने के लिए 77 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अब जब ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी इंटरनेशनल मार्केट में है, अब ये इंडियन मार्केट में आएगा, इस पर टैक्सेस लगेंगे, इस पर ट्रांसपोर्ट टैक्स लगेगा और स्टेट गवर्नमेंट अपना लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे ऑटोमेटिक हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि $1 की जो वैल्यू है वो ओनली 25 रुपीज होती, तो इंडिया को ओनली 25 रुपीज खर्च करने पड़ते थे $1 के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जिस तरह से इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपेयर में गिरती जा रही है, उस तरह से हमारे देश में महंगाई आती रहेगी। अभी देखिए हमारे देश में महंगाई क्यों आ रही है, यही कारण है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू है वो कम होती जा रही है डॉलर के कंपेयर में, और तो हमें ज्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं किसी $1 के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो जब वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आता है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। हमारी कंट्री ऐसा क्या करे जिससे कि जो इंडियन रुपीस है वो मजबूत बने डॉलर के कंपेयर में, तो इसका सिंपल सा यह आंसर है कि अगर हम अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट को बढ़ा पाते हैं एंड इंपोर्ट को कम कर पाते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसका मीन्स दैट हमारी कंट्री के लिए डॉलर में ज्यादा पेमेंट आएगा। जब डॉलर पेमेंट आएगा तो हम उसी डॉलर को हम इंपोर्ट कोई भी प्रोडक्ट सर्विस को दूसरी कंट्री से खरीदेंगे तो हम उसी डॉलर को पे करके खरीद लेंगे। हमें अपने इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होने से हमें दूसरी कंट्री के लिए डॉलर में कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ा लें और इंपोर्ट को कम कर लें तो हमारा डॉलर जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डॉलर के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डॉलर, आपको समझ में आया होगा कि इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो कम क्यों होती जा रही है डॉलर के कंपेयर में।
अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।